So hello guys, welcome to my channel. Myself Shubham Agrawal, second year MBBS student at RNT Medical College Udaipur. So in this video we are going to start pharmacology, very important and very interesting topic, anti-emetic drugs. I have asked you in my introductory video for any suggestion, but no one have commented, so let's start pharma here. And if you want any other subject being started or any other specific topic, please let me know in comment section. So let's get started. Anti-emetic drug, very important topic. You will definitely get one question in university as well as one question in NEET PG examination or next whatever it is, or it is also helpful in day to day life. Nausea, vomiting, you know, are very common. So let's get started. फर्स्ट ओरिएंटेशन कैसे हम पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग कि वॉमिटिंग होती कैसे है। दूसरा हम देखेंगे क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले इन जनरल वॉमिटिंग कैसे होती है, तो मेडुला के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग सेंटर, वो स्टिमुलेट होता है तो वॉमिटिंग होती है। अब कुछ हायर सेंटर्स होते हैं जैसे कि कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये है हायर सेंटर्स। कुछ भी अपन किसी भी चीज़ की स्मेल, फाइल, फ्लाइट या फियर, किसी से भी वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो सकता है और वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। अब एक सेंटर होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि इट लैग्स ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये बाहर होता है ब्लड ब्रेन बैरियर के, ठीक है। अगर अपन कोई भी ड्रग्स लेते हैं, अपन बोलते हैं कि ये ड्रग ली और वॉमिटिंग हो गई, तो वो ड्रग कोई भी ड्रग या टॉक्सिन्स लेते हैं ब्लड वेसल में, वो भी डायरेक्ट स्टिमुलेट कर सकते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को। ड्रग चाहे वाटर सॉल्युबल हो या लिपिड सॉल्युबल, दोनों ही इसको कर सकती है, क्योंकि मैंने बोला कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन लैक्स ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ड्रग अगर वाटर सॉल्युबल है तो भी इसको स्टिमुलेट कर सकती है और लिपिड सॉल्युबल है तो भी इसको स्टिमुलेट कर सकती है। वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा और अपन को वॉमिटिंग और नोशिया होने लगेगा। एक सेंटर होता है जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, वेस्टिबुलर अपैरेटस, जो कि इक्विलिब्रियम में काम आता है। अगर ये स्टिमुलेट हुआ, अगर अपन कहीं भी देखते हैं कि कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो मोशन सिकनेस नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आगे इसके बारे में और बात करेंगे। अगर ये स्टिमुलेट हुआ तो भी वॉमिटिंग हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कि रिसेप्टर्स का क्या रोल है। सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्टर्स के, रिसेप्टर्स का क्या रोल है। तो रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे रिसेप्टर्स होते हैं 5-HT3 रिसेप्टर, जो कि सीरोटोनिन वाले 5-HT3, D2 रिसेप्टर होते हैं, M रिसेप्टर होते हैं, और न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है। न्यूरोकाइनिन 1, अगर ये भी सुना होगा आपने कभी कि पेन का ये रह गया था, अगर किसी को पेन हो रहा है तो भी वॉमिटिंग की फीलिंग, नोशिया होता है, तो पेन से आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है सब्सटेंस पी रिलीज़ होता है जो कि न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर पे एक्ट करके वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है। अगर अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात करें वेस्टिबुलर अपैरेटस पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो मस्केरिनिक रिसेप्टर्स और H1 रिसेप्टर्स होते हैं ये। अगर आपको रिसेप्टर्स और जनरल फार्माकोलॉजी अगर आप चाहते हैं कि आपको रिसेप्टर्स और जनरल फार्माकोलॉजी अगर इस चैनल पे स्टार्ट होना अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये सब रिसेप्टर्स थे। अब अपन देखते हैं कि ड्रग्स क्या क्या कैटेगरी क्या क्या दे सकते हैं। ड्रग्स कैटेगरी, ये फ्लो चार्ट से आपको पूरा समझना है क्या क्या कैटेगरी दे सकते हैं। देखो, अगर 5-HT3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है कि CTZ स्टिमुलेट हो रहा है तो वॉमिटिंग हो रही है, तो एक तो अपन कर सकते हैं कि 5-HT3 के एंटागोनिस्ट दे दे। अगर यही स्टिमुलेट नहीं होगा तो वॉमिटिंग नहीं होगी। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, D2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं। तीसरा अपन क्या देखते हैं, M ब्लॉकर्स, मतलब एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स दे सकते हैं। गाइज राइटिंग की चिंता मत करना, अगर राइटिंग ख़राब है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और H रिसेप्टर जो ये है, तो H1 ब्लॉकर एंटी हिस्टामिनिक्स दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दे सकते हैं। और क्या क्या दे सकते हैं, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। कैनाबिनॉइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग हम दे सकते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में अब बात करते हैं अपन। और कुछ एडजुवेंट ड्रग्स भी होती है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो बने रहें एंड तक, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, काफ़ी अच्छे से समझ आने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट।
आपने नोटिस किया होगा किसी को भी आपके घर में अगर वॉमिट, आपको खुद को बहुत कॉमन है ये, तो वॉमिटिंग तो हुई होगी कभी, तो आप जो ड्रग लेके आते हो वो बहुत कॉमन है। ये सबसे ज़्यादा ड्रग्स यही दी जाती है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। और ये इसमें ड्रग्स के नाम अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले हम बात करें ऑन्डेनसेट्रॉन, वेरी कॉमनली यूज ड्रग्स ऑन्डेनसेट्रॉन। एक होती है ग्रेनीसेट्रॉन, एक होती है पेलोनोसेट्रॉन। तो आप नोटिस करेंगे कि ये सारी ड्रग जो है सेट्रॉन वर्ड से एंड होती है। सेट्रॉन इसमें कॉमन है। ऑन्डेनसेट्रॉन प्रेफर करी जाती है चिल्ड्रन में। ग्रेनीसेट्रॉन का पैच आता है। और सबसे अगर क्वेश्चन आता है आपके नीट पीजी या नेक्स्ट में भी कि सबकी हाफ़ लाइफ सबसे ज़्यादा किसकी है, तो इसकी हाफ़ लाइफ सबसे ज़्यादा होती है 40 आवर्स की होती है। वेरी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। और ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग में ड्रग ऑफ चॉइस होती है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो अब हम दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास D2 ब्लॉकर्स। ये जो मैंने फ़्लो चार्ट बताया था इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। इस फ़्लो चार्ट को अच्छे से, इस डायग्राम को पूरा अच्छे से समझ ले। पैथोफिजियोलॉजी हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसकी बेसिक फिजियोलॉजी समझ गए तो फिर बस उसके अकॉर्डिंग चलते रहना है। तो उसी से हमने क्लासीफाई किया है ड्रग्स को। तो D2 ब्लॉकर्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं। D2 रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है। इसमें ड्रग्स के नाम सबसे पहले बात करें तो हम, बहुत फेमस ड्रग है मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, लीवोसल्पिराइड, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत, बाकी मेन जो आपको ध्यान रखनी है वो ये 2 ड्रग ध्यान रखनी है और इनके बीच का डिफरेंस ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार वाइवा में, एग्ज़ाम में कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन आ ही सकता है, ये इन दोनों ड्रग के डिफरेंस का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड। तो क्या खास बात है इस ड्रग की कि ये D2 ब्लॉकर तो है ही सही, मैंने बताया। और ये क्या करती है, इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, ठीक है। सो इसमें एंटी एमेटिक इफेक्ट, मेटोक्लोप्रामाइड D2 ब्लॉकर तो है ही सही, ये इसको मैं ब्लॉकर ऐसे लिखता हूँ, D2 ब्लॉकर तो है ही सही। इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ 5-HT4 एगोनिस्ट। 5-HT4 एगोनिस्ट है। इसमें ड्रग में प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है, प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। और इसलिए इसको यूज़ किया जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है, पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा देती है, अपर जीआईटी पे मेनली एक्ट करती है, अपर जीआईटी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, और हाई डोज अगर इसका देते हैं तो ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट भी है, जो हमने अभी बात करी थी कुछ मिनट पहले कि ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट भी है, तो ये वोमिटिंग में काम करेगी। पर इसका मेन साइड इफ़ेक्ट किससे आते हैं और क्यों आते हैं, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर ये क्रॉस कर गई और इसने D2 को ब्लॉक कर दिया, तो ब्रेन में अपन को पता है एक एरिया होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, और D2 रिसेप्टर इसमें होते हैं, वो अगर ब्लॉक हो गए तो अपन को पता है ब्रेन में डोपामिन और एसिटाइल कोलिन बैलेंस में होते हैं। अगर D2 रिसेप्टर कम हो गए, डोपामिन कम हो गया, तो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंपनसेटरी। तो इसकी वजह से अपन को देखने को मिलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जिसको हम बोलते हैं EPS। इससे अपन को साइड इफ़ेक्ट्स मेजर देखने को मिलेंगे। इसमें एक्यूट डिस्टोनिया देखने को मिलेगा, पार्किंसन के जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि D2 रिसेप्टर ब्लॉक करती हैं। और ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन लेवल्स भी इंक्रीज़ कर देता है। तो गैलेक्टोरिया,
और गायनेकोमैस्टिया देखने को मिलता है। इसलिए ये ड्रग का ये बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। और इसका फिर अगर ट्रीटमेंट करना है कि अगर ये EPS हो गया, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो गए, तो अपन सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करती है? एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम कर देगी। M रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें हम देते हैं बेंजेक्सोल और प्रोमिथासिन, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये अपनी ये ड्रग हो गई। दूसरी अपन बात करी थी डोमपेरिडोन के बारे में। एक सेकेंड हाँ गाइस, थोड़ा पहली वीडियो है, सेटअप ढंग से नहीं हुआ है। तो अब अपन बात करते हैं डोमपेरिडोन की। ठीक है, डोमपेरिडोन का एडवांटेज क्या है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। तो नो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। और इसका अपन यूज़ लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ में और लीवोडोपा। अपन अभी मैंने आपको बताया था पैथोफिजियोलॉजी में, लीवोडोपा इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। मैंने बताया था कि कोई भी ड्रग से इंड्यूस वॉमिटिंग हो सकती है, तो लीवोडोपा अपन पार्किंसोनिज्म में देते हैं, उससे भी वॉमिटिंग हो सकती है। तो लीवोडोपा इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही, तो D2 को ब्लॉक नहीं करेगी, इसलिए डोमपेरिडोन। तीसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं अब हम। तीसरी कैटेगरी हमने क्या बात करी थी? एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक्स में हम कौन सी ड्रग देंगे? एंटीकोलिनर्जिक्स में देखो, सबसे पहले हम बात करें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग हायोसिन, जिसका दूसरा नाम है स्कोपोलामीन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर मोशन सिकनेस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में। मोशन सिकनेस, कहीं भी जैसे बाहर गए और अगर अपन को जैसे नोजिया वॉमिटिंग हुई, तो ड्रग ऑफ चॉइस हायोसिन के पैच आते हैं, जो कि अगर पहले से लगा लेते हैं, कहीं अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है उससे पहले 48 आवर्स पहले से 6 to 8 आवर्स अगर बिफोर ट्रैवलिंग लगाए जाते हैं ये पैच। और ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं, किसी भी जो आपको प्रेफर करें। तो ये हायोसिन इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथी कैटेगरी हमने बात करी थी एंटीहिस्टामिनिक्स। एंटीहिस्टामिन्स में भी हमने H1 ब्लॉकर, जो कि अल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग आती है वो होती है डॉक्सिलामीन। डॉक्सिलामीन आपने नाम सुना होगा, इसको B6 के साथ कम्बाइनेशन में देते हैं और ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर मॉर्निंग सिकनेस। अब देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना है, मॉर्निंग सिकनेस एंड मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मैंने बताया, मॉर्निंग सिकनेस जो कि प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। इसके बारे में और कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अदर एंटीहिस्टामिनिक्स अपन प्रोमिथाजिन दे सकते हैं, बेक्लीजीन, ये एंटीहिस्टामिनिक्स दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी पे, न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, पांचवी कैटेगरी जो मैंने बताई थी आपको। इसमें ड्रग आती है एप्रेपिटेंट, ध्यान से सुनना, एप्रेपिटेंट, और इसके आगे फोस लगा दो, फोस एप्रेपिटेंट। ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है? वो तो हमने बात करी थी 5-HT3 एंटागोनिस्ट। अगर अर्ली ड्रग इंड्यूस्ड, अगर कोई ड्रग ले रहे हैं और अर्ली वॉमिटिंग हो रही है, ये लेट कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। कि अगर जो कि ड्रग आज ली और 1 से 5 दिन बाद, कुछ ऐसी कैंसर के लिए ड्रग यूज़ होती है जो ड्रग आज ली और 1 से 5 दिन बाद वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी कैनाबिनॉइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी ड्रग अपन ने दी है वो सब एंटागोनिस्ट थी, एक खाली ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर की एगोनिस्ट है। इसमें ड्रग है नेबिलोन और ड्रोनेबिलोल, बस ड्रो लगा दो आगे। ये रिजर्व ड्रग्स है, इसको हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। ये कब यूज़ करते हैं? रेजिस्टेंट केसेस में।
अगर अपन ने सारी ड्रग दे के देख ली कोई काम नहीं कर रही है तो ये रेजिस्टेंट केसेस में यूज़ करते हैं। और रेजिस्टेंट केसेस में लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने बताया था कि मैं एडजुवेंट ड्रग्स की बात करूँगा लास्ट में आपसे। सो एडजुवेंट में अपन क्या दे सकते हैं ड्रग्स, तो इसमें अपन स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स में कौन कौन सा दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन इज़ मोस्ट कॉमन। और स्टेरॉइड्स देने का मतलब क्या हुआ, क्यों दे रहे स्टेरॉइड्स? सर आप पूछोगे कि आप क्यों स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि स्टेरॉइड्स इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और इससे ये वेरी यूज़फुल हो जाती है एज एन एडजुवेंट ड्रग्स। स्टेरॉइड्स के अलावा अपन बेंजोडाइजेपिन्स दे सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स में मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती है वो होती है लोराज़ेपाम। क्यों करते हैं, क्योंकि ये CNS को सप्रेस कर देते हैं। पर ये भी कब यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंट वॉमिटिंग में, कि सब ड्रग दे के देख ली कोई काम नहीं हो रहा है तो ये रेजिस्टेंट वॉमिटिंग में देते हैं। तो ये थी अपनी एंटी एमेटिक ड्रग्स। जो भी कैटेगरी अब मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी पैथोफिजियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेबल पूरा आपको आना चाहिए। उसके बाद ड्रग्स की कैटेगरी में हमने डिस्कस करी 5-HT3 एंटागोनिस्ट, D2 ब्लॉकर्स, एंटी मस्कैरिनिक, एंटी हिस्टामिनिक्स, कैनाबिनॉइड 1 एगोनिस्ट, कैनाबिनॉइड 1 एगोनिस्ट एंड एडजुवेंट ड्रग्स। फिर हमने एक एक ड्रग डिस्कस करी, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी सजेशन देना है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। पहली वीडियो है, अगर अच्छी लगी तो और बनाएंगे। थैंक यू। और प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ़ एनी सजेशन, एनी मतलब व्हाट टॉपिक यू वांट एंड व्हाट शुड बी द, आपका अपना चैनल समझे इसको। आप जो भी सजेशन देंगे वो उस पर बहुत अच्छे से काम किया जाएगा। आपका सजेशन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे बोलेंगे, आपको जैसे पढ़ना है, जिस हिसाब से पढ़ना है, कैसे लिखना है, राइटिंग सही नहीं है, नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।